हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने स्टेटेड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों तो समय आपके पास अब बहुत ही कम बचा हुआ है, 1 महीने से भी दोस्तों कम का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप दोस्तों 1 महीना में भी पढ़ करके आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा, जितने भी दोस्तों सीटेट के PYQ है मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जरूर लगा करके जाएँ दोस्तों। अगर ये भी कर लिए दोस्तों ना, तो निश्चित रूप से आप सीटेट एग्जाम इस बार का क्वालिफाई कर सकते हैं। चाहे दोस्तों 1 to 5 की बात किया जाए या 6 to 8 की बात किया जाए, ठीक है। डेली ऑन बेसिस दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए। देखिए दोस्तों, 2014 से लेकर के 2023 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। डेली ऑन बेसिस दोस्तों सुबह में मॉर्निंग टाइम में 7 से 8 के बीच में दोस्तों आपको एक टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको समय मिले इस टेस्ट को जरूर दीजिए। जब भी आप इस हमारी क्लास को देख पा रहे होंगे, उसमें दोस्तों 30 प्रश्न होते हैं। चाहे दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, चाहे आपके बाल विकास मीन्स CDP के 30 प्रश्न होंगे, चाहे दोस्तों आपकी जो है कि SST 6 to 8 की बात किया जाए उसके 30 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम आपको आज एक टेस्ट कराने जा रहे हैं, जिसका एग्जाम दोस्तों जनवरी 2022 में हुआ था। उसके हिंदी के 30 प्रश्न दोस्तों लिए हैं। ये दोस्तों आप भी इस बार का सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस टेस्ट को दीजिए और दोस्तों जरूर बताइए कि इन हिंदी के 30 प्रश्नों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए दोस्तों, है क्या कि जो पेपर दोस्तों आपका 2024 में होगा, जो आपका 14 दिसंबर को है, और एक पेपर दोस्तों जो आज हम आपको कराने जा रहे हैं, जो जनवरी 2022 में हुआ था, कुछ इसी टाइप का दोस्तों तो पैटर्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको एक अनुमान आप लगा पाएंगे कि इतने प्रश्न आपके हिंदी में सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि क्लास नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और डेली ऑन बेसिस दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर दिया करिए। तो मॉक टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ही रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट कैसे देना है हम आपको बता दें। जब भी दोस्तों आप इस मॉक टेस्ट को दीजिए, तो आप अपने साथ एक पेंसिल पेपर या दोस्तों एक पेन पेपर लेकर के जरूर बैठें, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका पहला प्रश्न सही हुआ तो आप टिक कर लीजिए, अगर गलत हो उसके सामने क्रॉस कर लीजिए। और दूसरा दोस्तों स्टेप क्या है कि हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, लेकिन दोस्तों हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए और देखा जाए। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, ध्यान से दोस्तों देखिए प्रश्न को, कि आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षणात्मक कौशल को कहते हैं। आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षणात्मक कौशल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषाई कौशल, सारांश की भाषा, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के लिए प्रयुक्त भाषा, भाषा सीखने से भाषा की निपुणता तक पहुंचने के लिए सीखना, मीन्स इंटर लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसका क्या सही आंसर है दोस्तों, जल्दी से आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पहला प्रश्न सही हुआ तो अपने कॉपी पे टिक कर लीजिए फर्स्ट सही है, अगर गलत है दोस्तों तो क्रॉस है। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपसे गलत हो घबराने की जरूरत नहीं है, आप दोस्तों क्लास के अंत तक जुड़े रहिए। निश्चित रूप से दोस्तों हमें विश्वास है कि आपका जो मार्क्स है वो 20 प्लस ही रहेगा। 20 तो दोस्तों कम बता रहे हैं, 25 प्लस ही नंबर आएगा आपका हिंदी में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न हमारे साथ पढ़िए दोस्तों, कि भाषा आकलन का लक्ष्य मापना है। तो दोस्तों भाषा आकलन का लक्ष्य किसको मापना है? 4 ऑप्शन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अपने सहपाठी की तुलना में उपलब्धि, बी वाला ऑप्शन है उनकी समग्र अथवा संकल्पनात्मक उपलब्धि, सी शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि, और डी शिक्षार्थियों की भाषा निपुणता। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। 107 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि। यही भाषा आकलन का लक्ष्य होता है, इसी का मतलब लक्ष्य मेजरमेंट करना होता है किसका? शिक्षार्थियों की भाषा की उपलब्धि का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, अपने कॉपी पे जल्दी से टिक कर लीजिए या क्रॉस कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, थोड़ी सी स्पीड दोस्तों बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम बहुत दोस्तों आप लोगों के पास कम है। चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लघु कथा पढ़ते समय कौन सी पठन के साथ की गतिविधि हो सकती है? एक लघु कथा दोस्तों पढ़ते समय कौन सी पठन के साथ की गतिविधि हो सकती है? शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए चर्चा करते हैं, शिक्षार्थी जोड़े में काम करते हैं और वे एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, शिक्षार्थी रचनाकार के आत्मकथात्मक तथ्यों पर चर्चा करते हैं, शिक्षक नए शब्दों के अर्थ पूछता है या पूछती हैं। आप लोग बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कि शिक्षार्थी जोड़ी में काम करते हैं तथा और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। यही तो दोस्तों होती है लघु कथा पढ़ते समय पठन के साथ की गतिविधि, यानी कि पढ़ने के साथ दोस्तों बच्चे जो है आपस में एक्टिविटीज मीन्स गतिविधि करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नहीं वाले प्रश्न ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है गलत हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, ठीक है। नहीं वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका दोस्तों आपको बताना है कौन सा संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है। समीक्षाएं, व्यक्तिगत विवरण, शोक संदेश या डायरी प्रविष्टि। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका जो है कि व्यक्तिगत विवरण और उसके बाद दोस्तों शोक संदेश, ये आपके संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट किए होंगे अपने मन में तो ये आपका ऑप्शन सही है, बी और सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि एक पाठक किसी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सीखने पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव विषय पर पठन सामग्री के से संकेत लेता है या लेता है। इस प्रकार का पठन क्या कहलाता है। प्रतिबिंबात्मक पठन, तार्किक पठन, सरसरी तौर पर पढ़ना या बारीकी से पढ़ना। आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, ये यहाँ पे रॉन्ग वर्ड है दोस्तों। सही इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी मीन्स सरसरी तौर पर पढ़ना। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक पाठक किसी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सीखने पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव विषय पर पठन सामग्री से संकेत लेती है या लेता है। इस प्रकार का पठन क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तार्किक पठन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सत्य है। 4 ऑप्शन दोस्तों, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा लिखी जाती है जिसका अर्थ होता है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा में संरचनाएं तथा आकृतियां हैं। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी मीन्स भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का अर्थ है। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का मतलब होता है दोस्तों बहुत सी भाषाएं। तो 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएं। चलिए दोस्तों आप 4 ऑप्शंस को पढ़िए, आप लोग खुद इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विद्यालय में अनेक भाषाओं में सीखना। बहुभाषिकता का मतलब ही होता है दोस्तों, बहु मतलब होता है बहुत, भाषिकता मतलब भाषा, यानी कि अनेक भाषा में सीखना, विद्यालय में अनेक भाषा में सीखना, यही मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। बोधगम्य निवेश के रूप में I+1 का सिद्धांत प्रस्तावित करता है। क्या प्रस्तावित करता है दोस्तों सिद्धांत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षक के माध्यम से अवसर मिलने चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से दोस्तों तथा शिक्षक के माध्यम से अवसर अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। यही दोस्तों बोधगम्य निवेश के रूप में I+1 का जो सिद्धांत है प्रिंसिपल प्रस्तावित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि व्याकरण सीखने में कार्यविधिक का मतलब होता है दोस्तों प्रक्रिया आधारित ज्ञान है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका व्याकरणिक रूप किस प्रकार कार्य करते हैं के प्रति समझ बनाना तथा वैसे ही लागू करना। व्याकरणिक रूप किस प्रकार कार्य करते हैं और के प्रति दोस्तों समझ बनाना तथा वैसा ही लागू करना, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। प्रश्न को दोस्तों पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्लास 8 की एक अध्यापिका जब व्याकरण विषय वाच्य पढ़ा रही है, वाच्य मतलब दोस्तों वॉयस पढ़ा रही है, तब शिक्षार्थियों को एक कहानी
पठन सामग्री पढ़ने के लिए कहती है, जिसमें कर्तृवाच्य मतलब होता है दोस्तों एक्टिव वॉइस से संबंधित अनेक कथन वाक्य आए हैं और उन्हें कर्मवाच्य मीन्स पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपनी सहायता देती है। वह उन्हें स्वयं से करने के लिए अनेक उदाहरण देती है। तत्पश्चात वह कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के तरीके तथा कैसे क्रिया का रूप बदलता है तथा कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ द्वारा अथवा के द्वारा आदि लगता है की ओर ध्यान खींचती है। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? अध्ययन के साथ साथ अभ्यास, सचेतनता में वृद्धि, वाच्य रूपांतरण और परंपरागत व्याकरणिक ज्ञान। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सचेतना में वृद्धि। ठीक है, बच्चों को दोस्तों क्लास में एक्टिव रख रही है शिक्षिका। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है? उपमा, चरित्र चित्रण, बिंब या रूपक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिंब। अगला प्रश्न दोस्तों है कि आना जाना हंसना ये शब्द किस रूप में जाने जाते हैं? पाठ्य सामग्री शब्द, क्रिया शब्द, योजक शब्द या संबद्धता के संकेतक। इसका दोस्तों ऑप्शन आपको बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है? विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु सुनती या सुनता है, अनुमान लगाती या लगाता है, निष्कर्ष निकालती या निकालता है और सारांशीकरण करती है या करता है, इन युक्तियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों आप लोग बताइए इसका 4 ऑप्शन है, क्या कहा जाएगा? अधोमुखी प्रक्रिया, ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा? कल्पना कीजिए कि किसी एक कहानी में आपका वर्णन है। अपने मित्र को अपने उस दिन का अनुभव बताते हुए पत्र लिखिए। निम्नलिखित लेखन का कार्य को क्या कहते हैं? रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन या एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। यानी एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन क्या होता है दोस्तों? किसी के स्थान पर स्वयं को रखकर कल्पना लिखना या दीर्घ उत्तर लेखन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दीर्घ उत्तर लेखन। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 91 से लेकर के 99 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। चूंकि दोस्तों जो हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 15 प्रश्न आपके पेडागॉजी शिक्षण से पूछे जाएंगे। बाकी 15 प्रश्न दोस्तों जिसमें 2 पैसेज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो ये 15 प्रश्न पेडागॉजी के हम लोग कर चुके हैं, बाकी 15 प्रश्न दोस्तों हम लोग जो है पैसेज के करने वाले हैं। तो दोस्तों अपना एनालिसिस जरूर करिए कि पेडागॉजी में 15 में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, बाकी पैसेज में आप 15 में कितने प्रश्न सही करते हैं और ओवरऑल 30 में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम लोग इस गद्यांश को और इस पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आपको बता दें गद्यांश को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले दोस्तों आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा वन सरसरी नज़र से। ठीक है, उसके बाद आके गद्यांश पढ़िएगा, इससे ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक का कथन है, मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा। लोकमान्य तिलक का कथन है, मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा क्योंकि इनमें वह शक्ति है जहां वे होंगी वहां अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती हैं। संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि संसार की अनेक महान विभूतियों पर किसी न किसी श्रेष्ठ पुस्तक का प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी, टॉलस्टॉय, अब्राहम लिंकन सभी के जीवन में श्रेष्ठ पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान था। लेनिन में क्रांति की भावना कार्ल मार्क्स के साहित्य को पढ़कर ही जागी थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उस काल में अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई है। तो दोस्तों इसमें पुस्तकों की बात की गई है। ठीक है, पुस्तकों को पढ़ने से क्या होता है? विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं क्योंकि पुस्तकों का हमारे विचारों पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ पुस्तकों के विचार ही समाज की काया
पलट कर देते हैं। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य की सात्विक वृत्तियों को जागृत करती हैं तथा उसे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलती हैं। तो दोस्तों श्रेष्ठ पुस्तकों की बात की गई है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों, इस पे प्रश्न आधारित है, इसका आंसर आपको बताना है। तिलक ने नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करने की बात की है क्योंकि पुस्तक पढ़ने में समय व्यतीत होता है, पुस्तक मनुष्य को देवता बना देती है, पुस्तकें प्रतिकूल को अनुकूल करने की क्षमता रखती हैं, अधिकतर पुस्तकें दुख में ही ली जाती हैं। तो दोस्तों हमेशा एक पॉजिटिव आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकें प्रतिकूल को अनुकूल करने की क्षमता रखती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि श्रेष्ठ पुस्तक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जाति का उत्कर्ष होता है, सात्विक वृत्तियां जागृत होती हैं, व्यक्ति महान विभूति बनता है, स्वर्ग में जाने का मार्ग मिल जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सात्विक वृत्तियां जागृत होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा कि विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं से तात्पर्य है। से क्या तात्पर्य है दोस्तों, पुस्तकें सही मार्ग दिखाती हैं, पुस्तकें अच्छा वस्त्र हैं, पुस्तकें लड़ने का सही तरीका सिखाती हैं, पुस्तकें सदा विजयी होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुस्तकें लड़ने का सही तरीका सिखाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, नहीं दोस्तों ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, पुस्तकें लड़ने का सही तरीका सिखाती हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों सॉरी बी होगा आपका, पुस्तकें अच्छा अस्त्र हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक, बी वाला ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इनमें से विशेषण विशेष्य है, इनमें से विशेषण विशेष्य है दोस्तों, आप लोग बताइए कौन सा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण युग, ये आपका दोस्तों विशेषण विशेष्य है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि, ऐसा क्यों है दोस्तों, गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उस काल में उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई, इसीलिए दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसके साहित्य को पढ़कर लेनिन में क्रांति की भावना जागी थी। दोस्तों अभी हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है। उत्कर्ष का दोस्तों विलोम बताना है। उत्कर्ष का क्या विलोम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ है, श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्तों उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ होता है। देवता का पर्यायवाची दोस्तों नहीं होगा इसमें, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दैत्य। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 से लेकर के 105 तक जो आपका दिया गया है, इसको पढ़ना है इस कविता को, और इस पे आधारित प्रश्नों को आंसर देने हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसको पढ़ते हैं हम लोग जो है कि अंतःकरण कहे हे जननी, मैं तेरा तू मेरी है, मेरे लेखे ज्ञान ध्यान तू रत्नों की ढेरी है, तेरी धूल स्वर्ग सिंहासन से भी मुझे सुंदर है, तेरी रज का एक कड़कड़ हीरे से भी बढ़कर है, तू ही धर्म कर्म जप तप व्रत, तू ही योग भोग सब है, अपनी ही ममता माता दे हम लोगों को आज सिखा, शक्ति रूप से आकर आगे अन्नपूर्णा रूप दिखा। तो दोस्तों ये आपकी कविता है और इस पर आधारित प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। हे जननी कहकर कवि ने किसे संबोधित किया है, माता को, संसार को, मातृभूमि को या देवी माँ को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मातृभूमि को। अगला प्रश्न है दोस्तों, तू ही योग भोग शब्द है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा समास है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों जिसमें हाइफन लगा हो और ये दोनों हाइफन लगा हो दोस्तों, इसमें दो शब्द होंगे, दोनों अपोजिट होंगे, जैसे आपका दोस्तों माता पिता योग भोग। ठीक है, ये आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ होगा। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो दोस्तों अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा धान्य की अधिष्ठात्री, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर बताएंगे। कविता में कवि ने रज का एक एक कण किससे बढ़कर बताया है, जप से, धर्म से, योग से या हीरे से। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हीरे से। इसका सही आंसर हो जाएगा हीरे से। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है और
क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है दोस्तों इस मॉक टेस्ट का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि कवि के अनुसार स्वर्ग सिंहासन से भी सुंदर क्या है? स्वर्ग सिंहासन से भी सुंदर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जन्मभूमि की धूल। जन्मभूमि की धूल। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे। उपयुक्त कविता में कवि क्या सिखाना चाहता है? ध्यान, कर्म, व्रत, ममता। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ममता। तो दोस्तों ये आपकी हिंदी की 30 प्रश्न रहे दोस्तों, जिसका एग्जाम दोस्तों आपका जो है 2022 में हुआ था। ठीक है, सीटेट का। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, और हम आगे और आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट कराते रहेंगे।